लोअर पीसीएस की ऑनलाइन बैच में आपका स्वागत है। कल से नया साल भी है, तो नए साल की पूर्व संध्या पर एक पेपर डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी सूचना दे देता हूँ, वो बैच शुरू हो गया है। उसमें उत्तराखंड और ज्योग्राफी 2 क्लास शुरू हुई हैं और कल से इसमें मैथ की क्लास भी होगी। तो 22 क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा एक पेपर बनाया है, बिल्कुल कंप्लीट पेपर है। हर सेक्शन को टच किया गया है। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग वगैरह सब है इसमें, करंट अफेयर। तो आप लोग बहुत सोच समझ के इसके आंसर देंगे। चल, तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर का ही पहला क्वेश्चन आ रहा है। अभी हाल में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता मिली? देखिए जो मेलबर्न है, इसकी सदस्यता जो है किसको मिली है? या 4 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये आपको बताना है। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? मिश्रा जी, अमित जी, आप बताइए। चलो, करंट अफेयर में आप लोग लैग करते हैं, लेकिन शुरू में ही करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है इनको मैं ही डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि यहां पर आप लैग कर रहे हैं। तो ये 17 बच्चे हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 17। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर है, डी। अब आगे लेकर चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से पीएम थे? तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, अभी इनका निधन भी हुआ है। इनको भारत रत्न देने की बात भी चल रही है कि भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाए। तो ये कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, सीक्वेंस में कौन से? तो ये आपको बताना है, क्योंकि अभी हाल में चर्चा में भी ये नाम है, तो एक क्वेश्चन पूछने की संभावना आप लोगों से है। तो करंट अफेयर जो बेसिकली पूछा जाता है, उसके अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम से करीब 6-7 महीने पहले का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। और उत्तराखंड के संदर्भ में कई बार 2 साल पुराने भी पूछ लेते हैं, लेकिन 6-7 महीने का तो आपको तैयारी करना है। आपकी क्लास में टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी दिए जाएंगे और 6th मंथ का जो करंट अफेयर है उस पर डिस्कस भी की जाएगी। तो देखिए, ये 13th इसका आंसर है, ये 13वें प्रधानमंत्री हैं। करंट अफेयर का फिर एक क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो रैंक वाले क्वेश्चन होते हैं, इंडेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उत्तराखंड में पैटर्न भी चल रहा है कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा, मेरी टेस्ट सीरीज में काफ़ी ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो 10 है। भारत को 10वां स्थान मिला है, 10वां स्थान मिला है, 10वां। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 क्वेश्चन रखे गए हैं, और जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन यानी बाउंडेड लेबर रिमूव एक्ट, ये किस वर्ष समाप्त किया गया था? यानी एक्ट जो था, एक्ट ये कब बनाया गया था? पहले ऐसा होता था कि लोग, जैसे एंसेंट हिस्ट्री में देखते हैं कि एक स्लेव सिस्टम होता था, दास प्रथा होती थी। तो उसी तरीके से क्या होता था, बंधुआ मजदूर होते थे, किसानों के यहाँ भी काम करते थे, कोई नौकर काम करता था, उसके ऊपर बहुत कर्ज रहता था। उसका बच्चा कर्ज में ही पैदा होता था और पिता की मृत्यु के बाद वो उस कर्ज को उतारता था, लेकिन वो कर्ज नहीं उतारता था। तो ऐसे में क्या हुआ, उनका शोषण होता था। तो भारत सरकार ने उसके लिए एक अधिनियम बनाया था। तो बताइए इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? मनोज जी, ठीक, राइट आंसर 1976 इसका आंसर है, 1976। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज का पहला चुनाव किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, और जब इसका आंसर निकल के आएगा, तो कई बार मैं देखता हूं कि यूट्यूब पे जब मैसेज आता है तो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है प्रॉपर, बहुत जल्दी करते हैं आंसर देने की, आंसर उनका गलत हो जाता है। आप लोग यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ के आंसर सही आ रहे हैं और कुछ के आंसर गलत आ रहे हैं।
हम लैक इसलिए करते हैं कि क्वेश्चन को हम पढ़ते बहुत स्पीड के साथ है, लेकिन क्वेश्चन को जब पढ़ा जाता है तो बहुत कूल होकर पढ़ना है, बहुत ही पेशेंस के साथ उसका मीनिंग समझना है, तब जाके वो क्वेश्चन सही होता है। आप लोगों का अधिकांश का आंसर राजस्थान आ रहा है और वो बिल्कुल गलत है। ये मैं मानता हूं कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई, 58 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसकी रिपोर्ट पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो आंध्र प्रदेश में किया गया और उसे जो लागू किया गया वो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये तो है ही नहीं, वो कह रहा है कि 73 अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 में ये लागू किया गया। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके द्वारा 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो पहला चुनाव हुआ था, पहला चुनाव वो मध्य प्रदेश में हुआ और ये 1994 में हुआ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब फिर यहाँ पर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में क्या सही है। तो यहाँ दो विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ग्रुप सी का जो पेपर का लेवल, कई बार ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में भी डाल देते हैं, लेकिन लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों का लेवल एक होता है और क्वेश्चन आजकल कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि मौर्य काल में उद्रंग कर लिया जाता था। अब उद्रंग क्या है? तो आपने सुना होगा कि गिरनार प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील बनाई थी। अशोक ने उससे नहरें निकाली थी, तो ये मौर्य उससे एक टैक्स लेते थे, उद्रंग कर। ये इरिगेशन टैक्स है, यानी एक सिंचाई कर था, तो ये यहां पर ठीक हो जाता है। फिर वो कह रहा है मौर्य काल में प्रतिष्ठा नाम का न्यायालय था, प्रतिष्ठा नाम का न्यायालय था, लेकिन ये गलत हो जाता है। एक्चुअली में मौर्य काल में जो कोर्ट होते थे, न्यायालय न्यायालय दो प्रकार के थे। एक होता था दीवानी न्यायालय, दीवानी यानी इसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं। एक फौजदारी न्यायालय था और फौजदारी न्यायालय को हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। तो दीवानी न्यायालय को हम धर्मस्थ कहते थे। धर्मस्थ आपसे पूछा भी जा सकता है धर्मस्थ क्या है, और इसके जस्टिस को हम वैवाहिक कहते थे। फौजदारी न्यायालय को हम कंटक शोधन कहते थे, कंटक शोधन कहते थे, और इसका जो न्यायाधीश था उसे हम प्रतिष्ठा कहते थे, प्रतिष्ठा। लेकिन यहां कहा गया कि मौर्य काल में प्रतिष्ठा नाम का एक न्यायालय होता था, यानी कोर्ट होता था। कोर्ट नहीं था, प्रतिष्ठा तो एक जस्टिस होता था। तो ये गलत हो जाता है, यानी एक सही है और दूसरा क्या है, गलत है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हुए फिर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। बच्चों, जो दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने शासन किया था। जो स्लेव डायनेस्टी है यानी गुलाम वंश, उसका एक सबसे योग्य शासक बलवन था। तो बलवन के बारे में कहा जा रहा है कि बलवन का जो राजत्व सिद्धांत था, यानी किंगशिप, राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है जो शासन करने का तरीका था वो दैवीय गुणों से संपन्न था, दैवीय गुणों से। यानी तुर्की राजत्व सिद्धांत उसने नहीं अपनाया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्यों है, मैं माफी चाहता हूं, यहां क्लियर। चलो, पहला ठीक हो जा रहा है, ये दैवीय गुणों से संपन्न था, क्योंकि चालीसा बहुत पावरफुल हो चुका था और उसका अंत करने के लिए बलबन ने एक ईरान से यानी फारस से एक राजत्व सिद्धांत लिया था, और जिसमें अपनी तुलना वो ईश्वर के प्रतिनिधि से करता है, दैवीय गुणों से संपन्न था। बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत भाईचारे की नीति पर आधारित था। चूंकि लोधी वंश के जो शासक थे वो अफगानी थे, अफगानी। तो इस बहलोल लोधी ने अफगानियों को दिल्ली में बसाया भी था और उनके साथ भाईचारे की नीति अपनाई उसने। ये भाईचारे की नीति पर आधारित था। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही हैं, यहाँ पर दोनों सही हैं। तो बच्चों, अब इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है 1 और 2 यानी 20 का आंसर आएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पेपर नहीं बनाया गया एलएनडी। भारत में तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आप जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था
ये होम रूल लीग जो शब्द है ये एक आयरिश नेता रेडमंड होते थे, उन्होंने दिया था। उन्हीं की तर्ज में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के अंदर एनी बेसेंट और तिलक ने चलाया था। सुना होगा अपना नाम। एनी बेसेंट का जो केंद्र था वो मद्रास था और तिलक का केंद्र पूना था। तो उनके होम रूल लीग मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? इसी मूवमेंट के समय तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज यानी स्वराज करना, तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में अधिकांश स्टूडेंट लैग कर जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर देख ये भी कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारतीयों की शासन में हिस्सेदारी, या ब्रिटिश शासन से आजादी, या कंपनी का शासन समाप्त करना, या उपरोक्त सभी गलत है। तो देखिए, कंपनी का शासन तो 1858 में समाप्त हो चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब वो केवल ट्रेड कर रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, तिलक का उद्देश्य यहां पर बिल्कुल भी आजादी नहीं था। तिलक ब्रिटिश शासन से बिल्कुल भी आजादी की मांग यहां नहीं कर रहे हैं। तिलक जानते हैं यदि भारत को इस समय आजाद कर दिया गया तो भारत की सत्ता किसको दी जाएगी? क्या कांग्रेस को दी जाएगी या मुस्लिम लीग को दी जाएगी? और अभी देखिए, जो देसी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट बहुत ज्यादा हैं, तो क्या भारत का होगा? तो यहां पर तिलक का जो उद्देश्य था, ए इसका आंसर है, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारतीयों के शासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये तिलक भी कह रहे हैं जन्मसिद्ध अधिकार। और एनी बेसेंट ने भी इसकी मांग की और इसका परिणाम ये हुआ कि आप जानते हैं कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाया गया था, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, यानी भारतीयों की प्रांतों में शासन में हिस्सेदारी दी गई। भारत का देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। भारत का भूमि एक विवाद है जिसका नाम है काला पानी। काला पानी ये किस देश के साथ है? बच्चों देखिए, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम हैं यहाँ पर, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अब एक तो सुना होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कि काले पानी की सजा दी जाती थी। वीडी सावरकर को भी काले पानी की सजा दी गई थी। लेकिन ये काला पानी एक भूमि संबंधी विवाद है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है? तो काला पानी देखिए, जैसे आपने भूटान में एक चुंबन घाटी है, वहां पर नाम सुना होगा डोकलाम विवाद। डोकलाम, चूंकि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है, तो डोकलाम में क्या हुआ, चीन अपनी एक सड़क बना रहा था, भारतीय सेना ने उसमें इंटरफियर किया। चूंकि वो जो डोकलाम एक स्थान है, वो सामरिक दृष्टि से भारत, चीन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो स्थान है चीन और भारत के मिलन बिंदु पर है। तो ऐसे ही जो काला पानी है ये नेपाल में है, ये ध्यान रखना। और इसकी लोकेशन ये ऐसा है, ये चीन, भारत और नेपाल ये तीनों का मिलन बिंदु है, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेपाल के साथ कई बार इसको लेकर कंट्रोवर्सी रहती है। फिर एक क्वेश्चन नाम दिया गया है कि कच्चा टिब्बू विवाद किन देशों के साथ है, किन देशों के बीच है कच्चा टिब्बू? बच्चों आपने सुना भी होगा ये जो कच्चा टिब्बू है। अब देखिए, जितने बच्चे लाइव मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनकी तरफ को देख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है अभी बिल्कुल आप तैयार नहीं हैं। कुछ क्वेश्चन अधिकांश गलत भी आ रहे हैं, कुछ सही भी आ रहे हैं, कुछ सही तुक्के से भी हो जाते हैं। तो इस पेपर को आज मैं खुद ही डिस्कस कर देता हूं। तो जो कच्चा टिब्बू विवाद है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच ये कच्चा टिब्बू विवाद है, एक मानव रहित आइलैंड है, आइलैंड। तो ये इसका 11वीं का आंसर है। अब मैं 12वां क्वेश्चन लेकर चलता हूं। देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन आपकी रीजनिंग और मैथ आएगी, इसमें बहुत ही संभल के काम करना है क्योंकि 50 मार्क्स का है। आप पिछली बार देख रहे हैं जो मेंस का एग्जाम हुआ था, जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें मेंस में मैथ के पेपर में बहुत स्टूडेंट फेल हुए। इस बार अगर हम सीसेट की बात करते हैं तो सीसेट में मैथ जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, ऐसा कोड रखा गया कि वो बच्चों से हिले नहीं, तो वही लेवल आपका यहाँ रहेगा। तो मैथ में आप लोगों का हाथ टाइट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, मैथ खैर आगे शुरू होगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको देख लीजिए।
संविधान के आर्टिकल 156 में उपबंध है। इसमें 56 में जो गवर्नर हैं, गवर्नर, इनका कार्यकाल दिया गया है, कार्यकाल दिया कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की, यानी जो ऑथ लेते हैं, तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। इसके संदर्भ में इससे क्या मतलब निकाला जा सकता है? अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को हटाया जा सकता है। कार्यकाल में मानता हूं कि 5 वर्ष होता है, लेकिन एक वर्ड आता है ऑन द व्हील एट द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद परिंद पर कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति बिना किसी आधार को राज्यपाल को हटा सकते हैं। राज्यपाल चाहे तो अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं, तो ये तो गलत हो जा रहा है। फिर वो कह रहा है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि पर अपने पद पर अवधि सॉरी, एक बार फिर पढ़िए। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर अपने पद पर बना नहीं रह सकता। अवधि के बाद लिख देता हूं मैं, क्लेरिकल मिस्टेक हो रही है, अपने पद पर बना नहीं रह सकता। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर क्या होता है, गवर्नर का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। और यदि 5 वर्ष हो गए हैं तो ऐसा नहीं कि आज 5 वर्ष हो गए हैं तो ये रिजाइन दे देंगे, नो। जब तक नए गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जाता, ये अपने पद पर बने रहेंगे, भले ही कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक क्यों न हो जाए। तो ये भी गलत हो रहा है। तो इसका आंसर जो निकल कर आ रहा है वो डी है। डी इसका आंसर है। फिर यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नाम सुना होगा, हैबस कॉर्पस, कि रिट जारी जो होती है वो कहां पर होती है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट, उसमें 6 फंडामेंटल राइट हैं, और उसमें आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। तो उसमें 5 रिट दायर होती हैं और उनमें एक हैबस कॉर्पस भी है। यानी मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम हैबस कॉर्पस को कहां पर दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेगा। अर्थात हमारी लेजिस्लेटिव यदि कोई ऐसा लॉ बनाती है जिससे संविधान का उल्लंघन हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। लेकिन यदि किसी के फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की बात होती है तो उसमें 5 रिट दायर होती हैं, और उस 5 रिट में एक हैबस कॉर्पस है। यानी अगर हाई कोर्ट में वो दायर करनी है तो 226 और सुप्रीम कोर्ट में 32। यानी हाई कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं ये 226 है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के द्वारा 32। तो बच्चों, आपने सुना भी होगा, जब पुलिस प्रशासन किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचाना अनिवार्य होता है। जिस व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी फिजिकली, यानी प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, भले ही अगले दिन छुट्टी क्यों न हो, लेकिन गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में जो लगा समय होता है वो 24 आवर के अतिरिक्त हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? डी। डी इसका आंसर हो रहा है, यानी बी और सी, बी और सी। आप आगे देखते हैं। अब यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 4 विकल्प आप देखिए। किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कैग की रिपोर्ट है, बजट है, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। तो आप जानते हैं कि कोई भी बिल होता है उसे किसी भी सदन में भेजा जा सकता है। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी। लेकिन एक मनी बिल ऐसा होता है वो पहले लोकसभा में ही जाएगा और लोकसभा को ही राइट होता है। ऐसे ही इसमें सी विकल्प दिया गया है। जो बजट होता है, बजट दोनों सदनों में जाता है,
लेकिन पहले जो पेश होता है वो लोकसभा में जाता है। तो ये ध्यान रखना है, पहले वो लोकसभा में जाता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है सी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एवरेज का एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 यहां दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज हाइट 105 सेंटीमीटर है। बाद में 120 सेंटीमीटर हाइट वाले 10 स्टूडेंट और उस क्लास में आ जाते हैं। अब इनकी एवरेज हाइट आपको निकालनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बहुत इजी सा क्वेश्चन ये दिया गया है। एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 20 हैं, और उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 105। तो इनकी टोटल निकालने के लिए 105 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन बाद में इसमें 120 सेंटीमीटर हाइट के 10 स्टूडेंट और आ जाते हैं, तो मुझे फिर प्लस करना है। यानी कितना वेट है? 120 है, और कितने आते हैं? 10 आते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं? 20 वे थे और 10 ही, यानी 20 प्लस 30 20 प्लस 10। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, इस इक्वेशन को। तो मैं इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो यहां पर देखिए क्या आएगा। 105 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 2100, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 1200 अपॉन टोटल करेंगे तो कितना आ गया? 30। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 3300 अपॉन 30। अब मुझे 30 से इसको डिवाइड करना है, तो 0 से ये 0 गई, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 110। तो इनकी जो हाइट होगी 110 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी इसका आंसर है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो वही कार्य यदि 10 दिनों में कराना हो तो हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 120 मजदूर 15 दिनों में कर रहे हैं और 10 दिनों में कितने करेंगे? तो यहां पर मजदूरों की संख्या पूछी है, तो मैं यहां लिखता हूं, यानी यदि 15 दिन में करते हैं तो कितने करते हैं? 120 करते हैं। और यदि एक मजदूर करेगा तो कितने दिन में करेगा? 120 इंटू 15। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहां पर अपोन नहीं होता, क्योंकि एक करेगा तो ज्यादा दिन में करेगा, तो इंटू 15। और यदि मुझे 10 दिन में कराना है तो क्या होगा? 120 इंटू 15 अपॉन 10। तो इस 10 से मैं यदि इसको काटता हूं तो 12 आ जाता है, यानी 12 इंटू 15। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इसका आंसर आ जाता है, 180। तो देखिए इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स बी इसका आंसर आ रहा है बी इसका आंसर है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जो सिल्क होता है, रेशम पैदा करने वाला, भारत का वो राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है? स्टूडेंट देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन वो चीन करता है। आप जानते भी हैं इस बात को कि एक सिल्क रूट गुजरता था नाथुला पास से कनिष्क के समय, और सबसे ज्यादा चीन करता है। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो रेशम जो सिल्क है, सिल्क प्रोडक्शन में जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 20% करता है। और 20% में जो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें भारत में सबसे ज्यादा कौन करता है? कर्नाटका। तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कर्नाटक कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, सेपरेट। देखिए यहाँ दिया है 4 196, फिर 16 दिया है 144, फिर 36, फिर 100 दिया है 100, और फिर 64। तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जब भी कोई सीरीज इस तरीके की आपके सामने आती है, अगर किसी नंबर के बाद फिर बड़ा नंबर आ गया या छोटा आ गया फिर रिपीट होता है, तो सोच लेना वहां पर मिक्स सीरीज चल रही है, यानी दो क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं।
तो देखिए, अगर मैं इसका संबंध इससे है, इसका इससे है, इसका इससे और इसका मुझे बताना, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो आगे जो आएगा, आगे आगे की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो 10 का स्क्वायर आएगा और 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन वो तो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात देखिए, ये क्या है? ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 12 का, ये 10 का स्क्वायर है, 10 का। तो अब किसका नंबर आएगा? अब आएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी 64 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है यहाँ पर? इसका आंसर हो जा रहा है सी। सी इसका आंसर है, सी। अब एक क्वेश्चन हिस्ट्री का फिर रिपीट हो रहा है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में किसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया? इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? अब ये क्वेश्चन देखिए, आपकी हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं जनरली, वो उसमें क्वेश्चन बड़ी कठिनाई से मिलेगा। तो ये उपाधि जो दी थी, हॉकिंस को दी थी। हॉकिंस, विलियम हॉकिंस एक ब्रिटेन का सम्राट था जिसका नाम जेम्स फर्स्ट था। तो उसने कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बनाकर अकबर के दरबार में भेजा था, उसे खत भेजा था, लेकिन अकबर की डेथ हो गई थी। तो 1618 में ये हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर आया और जहांगीर से मिला था। जहांगीर ने इसे व्यापारिक सुविधा नहीं दी, लेकिन 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कब से कब तक रहा? तो ये 1608 से लेकर 1611, 3 वर्ष तक ये जहांगीर के दरबार में रहा था। अब ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। यहां कुछ वाटरफॉल के नाम दिए गए हैं, वाटरफॉल। तो इनमें या विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, टुगेला परपात। परपात, परपात का मतलब होता है वाटरफॉल। क्या ये सही है? अब इस क्वेश्चन में यही गलत हो जाता है। सबसे ऊंचा तो वेनेजुला में एंजिल है, तो ये इसका आंसर आएगा ये। अब यहां पर देखिए, उत्तराखंड के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। चलो अब कंटिन्यू आप भी बताइए, क्योंकि बिल्कुल भी अब टफ नहीं है। कुमायूं में गोरखा शासन कब स्टैब्लिश हुआ था? क्या इसका आंसर हो सकता है? कुमायूं के बारे में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। क्या? देखिए, कुमायूं का एक शासक था महेंद्र चंद, सुना होगा ना? तो 1790 में, 1790 इसका आंसर आता है, 1790। तो ये इसका आंसर सी है। और एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है। देखिए, जब शाहजहां का अंतिम समय चल रहा था, शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र, आप क्वेश्चन कीजिए मैं बोलता जाऊंगा, दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन शाहजहां के 4 पुत्र थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो ऐसे में दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह, चंदों का एक शासक बाज बहादुर चंद के दरबार में आया और इसने कुछ उपहार आदि देकर उसे पंवार शासक पृथ्वीपति शाह के पास भेज दिया, जो उसे औरंगजेब को सौंपना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पुत्र मेदिनी शाह ने वो औरंगजेब को सौंप दिया, यानी औरंगजेब से वो अच्छे रिश्ते चाहता था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को किसके द्वारा औरंगजेब को सौंपा था? तो यहां पर जो नाम दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो जयसिंह है ना, जयसिंह, जयसिंह का पुत्र एक रामसिंह था, पुत्र का नाम था रामसिंह, रामसिंह के द्वारा सौंपा गया था। और आपने शिवाजी के समय 1665 में पुरंदर की संधि देखी होगी, तो जो जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, लेकिन संधि पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर औरंगजेब के होने थे। तो इसलिए औरंगजेब से मिलने शिवाजी आगरा आए और शिवाजी की सुरक्षा का दायित्व जयसिंह पर था। और बाद में आगरा के जयपुर महल में, जयपुर महल में, आगरा के जयपुर महल में, एक बार फिर सुनिए, जयसिंह के पुत्र रामसिंह की देखरेख में शिवाजी को रखा गया था। तो स्टूडेंट, यहाँ 22 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन को अपनी तरफ से पूरा खोलने का प्रयास किया गया। अब देखिए आपका स्तर क्या है, कितने सुधार की आवश्यकता है, आप इसे देख सकते हैं।
जीत आइस की टीम की ओर से इस तरीके से आपको हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। क्लास शुरू हो चुकी है, अगर कोई बच्चा अटेंड करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।